नमस्कार दोस्तों। आज की यह क्लास उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए, यूके ट्रिपल एससी की पिछली भर्तियों में 60 से 70% तक प्रश्न दोहराए गए हैं और आज हम ऐसे ही 30 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में सीधे काम आ सकते हैं। और इसलिए मैं चाहूँगी आप पूरी एकाग्रता के साथ इस क्लास को देखें, हर एक प्रश्न को स्वयं हल करें और फिर उत्तर का मिलान करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, जो कि है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत उत्तर मौर्यकाल, जिनके अंतर्गत हम पारसी, यूनानी, शक व कुषाण संपर्कों को देखेंगे। साथ में भारत में हुए उनके सांस्कृतिक प्रभाव को भी देखेंगे। इसके साथ ही शुंग व आंध्र सातवाहन वंश से कौन कौन से क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी के द्वारा अभी तक पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कि भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का आरंभ किसने किया था। जो सिल्क मार्ग है इसका आरंभ किसने किया था। तो सिल्क मार्ग में अगर हम देखें तो एक कुषाणों को हम इसमें देखते हैं। तो कुषाण शासक थे हमारे कनिष्क, जिनको सिल्क मार्ग प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। और सिल्क मार्ग जो है ये चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाला एक व्यापारिक मार्ग था और चीन से रेशम का जो समस्त व्यापार है वो सिल्क मार्ग से ही होता था। जो सिल्क मार्ग है ना, इसको किसने शुरू किया था? कनिष्क ने शुरू किया था और यह एक व्यापारिक मार्ग था जो चीन को किससे जोड़ता था? रोमन साम्राज्य से जोड़ता था। और इसका दूसरा क्वेश्चन है कि यवनों के आक्रमण का उल्लेख हमें मिलता है किसमें? तो यवनों का आक्रमण का जो उल्लेख हमें मिलता है ये मिलता है हमें गार्गी संहिता में। भारत पर यवनों के प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र सुग्र के समय में हुआ था और इस आक्रमण को नेता ड्रेमेटियस था। इस आक्रमण का जो नेता था वो था ड्रेमेटियस और इसका उल्लेख अनेक भारतीय ग्रंथों जैसे पतंजलि के महाभाष्य में, गार्गी संहिता में, मालविकाग्निमित्रम में, इन सभी में हमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। किसमें? पतंजलि के महाभाष्य में, गार्गी संहिता में और मालविकाग्निमित्र में मिलता है। और इस आक्रमण का जो नेता था वो कौन था? ड्रेमेटियस था। तीसरा क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र सुग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। पुष्यमित्र सुग है, ये सुग वंश का क्या था? शासक था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है हमें अयोध्या अभिलेख से। पुष्यमित्र सुग के सेनापति धनदेव के अयोध्या अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र सुग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और साथ ही साथ उन्होंने राजसूय और वाजपेयी यज्ञ भी करवाया था। वैदिक काल के समय में अगर हम देखें तो 3 प्रमुख यज्ञ होते थे। एक होता था अश्वमेध यज्ञ, दूसरा था राजसूय यज्ञ, तीसरा था वाजपेयी यज्ञ। अब वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था? वाजपेयी यज्ञ में अपनी जो सेना है अपने वर्चस्व का प्रदर्शन किया जाता था। और राजसूय यज्ञ में क्या होता था? राजसूय यज्ञ में एक शपथ ग्रहण समारोह होता था। और अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि अपना घोड़ा छोड़ दिया जाता था और जिस जिस क्षेत्र में वो घोड़ा जाता था या तो उस राजा को युद्ध करना पड़ता था या उस राजा को अधीनता स्वीकार करनी होती थी। तो पुष्यमित्र सुग के जो सेनापति हैं धनदेव, इनके अयोध्या अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने अपने शासनकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? नानाघाट अभिलेख कहाँ है? महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है और इससे हमें शातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शातकर्णी प्रथम कौन थे? सातवाहन वंश के एक शासक थे। नानाघाट अभिलेख महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। इसे शातकर्णी प्रथम, जो कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनकी पत्नी नागनिका ने उत्कीर्ण करवाया था। इसमें शातवाहन शासक शातकर्णी प्रथम के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो नानाघाट अभिलेख जो है हमें शातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी प्रदान करता है और इस अभिलेख को उनकी पत्नी नागनिका ने उत्कीर्ण करवाया था और यह अभिलेख महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गौतमी पुत्र शातकर्णी किस वंश का शासक था? तो शातकर्णी जो नाम आता है ना, ये अधिकतर हमें शातवाहन वंश में देखने को मिलता है। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी जो है ये शातवाहन वंश के शासक थे। दक्कन क्षेत्र में जो शातवाहन वंश था इसके शासक थे कौन? गौतमी पुत्र शातकर्णी। यह शातवाहन वंश के महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासकों में से एक था। और उत्तराखंड में जो एसएससी का ईओ का एग्ज़ाम हुआ था ना 2024 में, इसमें पूछा गया इस क्वेश्चन को कि गौतमी पुत्र शातकर्णी किस वंश के शासक थे।
तो जो वंश है ना उनके शासकों के नाम भी हमें याद करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्हों की रचना किसके द्वारा की गई। तो मिलिंद पन्हों हम देखते हैं कि मिलिंद पन्हों की रचना की थी बौद्ध संत नागसेन ने या बौद्ध भिक्षु नागसेन ने की थी। इसमें जो यूनानी शासक मिलिंद हैं या मिनांडर जिन्हें कहा जाता है, इनके और नागसेन के मध्य में एक बौद्ध धर्म के संबंध में हुए संवाद का वर्णन कर रखा है। उन संवाद को वहाँ पर प्रश्नोत्तरी है एक तरीके की, उनको संकलित किया हुआ है किसने, नागसेन ने। तो मिलिंद पन्नों की रचना है वो नागसेन के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि चरक संहिता जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है ये किससे संबंधित है। तो चरक संहिता को हम देखते हैं किससे संबंधित है। हमने कई बार इस क्वेश्चन को बार बार मैं अपने एग्जाम्स में देखा है कि चरक संहिता जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता सुश्रुत चरक के द्वारा रचित आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित एक ग्रंथ है और चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। ये कुषाण शासक कनिष्क के क्या थे, राजवैद्य थे। जो चरक हैं ये कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। वही कनिष्क जिनका क्वेश्चन अभी हमने देखा कि इन्होंने सिल्क मार्ग को बनाया था भारतीयों के लिए, और चरक इनके क्या थे, राजवैद्य थे। और चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई, सुश्रुत चरक के द्वारा रची गई है, जो कि आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित एक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। कि बिना बेगार के करवाया था सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। तो सुदर्शन झील गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है, जिसके जीर्णोद्धार का उल्लेख रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। जूनागढ़ अभिलेख में हमने क्या देखा था कि जूनागढ़ अभिलेख को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पहला संस्कृत भाषा में लिखा गया जो अभिलेख है वो कौन सा है, जूनागढ़ अभिलेख है। और जिसके अनुसार शक क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम ने 150 के लगभग सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया और इस समय यहाँ का जो राज्यपाल था वो सुविशाख था। तो सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार है ये रुद्रदामन प्रथम ने करवाया। और बनवाया किसने था, चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति ने बनवाया था सुदर्शन झील को। तो यहाँ से अभी हमारे ना यूके ट्रिपल एससी ने इतने ही क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो पूछा है सातवाहन वंश से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, कुषाण से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, साथ ही क्वेश्चन पूछ रखा है रुद्रदामन वाला कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है। शुग वंश से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, यवनों का आक्रमण पूछ रखा है और सिल्क मार्ग का आरंभ पूछ रखा है। तो यहाँ से हमें ये देखना होगा कि यूनानी शासक कौन कौन से आए, कुषाण शासक हमारे और कौन कौन से थे, साथ में शुग वंश का एक क्वेश्चन है और आंध्र सातवाहन वंश के 2 क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन तो पूछ रखे हैं अभी तक यूके ट्रिपल एससी ने। और अगला हमारा चैप्टर है गुप्त साम्राज्य, गुप्तकालीन शासक, प्रशासन, कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति। तो आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं अभी तक। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि कालिदास की निम्न कृतियों में से कौन सी कृति नाटक नहीं है। तो कालिदास की बहुत सारी कृतियाँ थी जिसमें उन्होंने कहानियाँ लिखी, नाटक लिखे। तो इसमें पूछा है कि कौन सी ऐसी कृति है जो नाटक नहीं है इनमें से। तो इसमें हमें अभिज्ञान शाकुंतलम दिया गया है, मालविकाग्निमित्रम दिया गया है, विक्रमोर्वशीयम दिया गया है और मेघदूत दिया गया है। तो इसमें है कि मेघदूत जो है काव्य है, एक कविता के रूप में है मेघदूत। तो कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। इनकी नाटक रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम में है, मालविकाग्निमित्रम में है, विक्रमोर्वशीयम में है और मेघदूत और ऋतुसंहार जो हैं इनके खंड कैसे हैं, काव्य है। तो मेघदूत और ऋतुसंहार खंड जो हैं ये काव्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है। तो प्रयाग प्रशस्ति हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है और हरिशेन द्वारा निर्मित है, जो प्रयाग स्तंभ शिलालेख पर लिखा गया है। प्रयाग स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति गुप्तों के सबसे महत्वपूर्ण एपिग्राफिक साक्ष्यों में से एक है और हरिशेन द्वारा निर्मित प्रयाग स्तंभ शिलालेख प्राचीन भारत में गुप्तों के शासनकाल को चित्रित करता है। हरिशेन ने ब्रह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में इस स्तंभ पर अपनी रचना को चंपू काव्य में उत्कीर्ण करवाया था। चंपू काव्य में गद्य और पद्य दोनों शैलियों का प्रयोग होता है। चंपू काव्य क्या है कि इसमें गद्य का भी प्रयोग होता है और पद्य शैली का भी प्रयोग होता है। तो हरिशेन ने ब्रह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में जो प्रयाग स्तंभ शिलालेख है यहाँ पर अपनी रचना को चंपू काव्य में उत्कीर्ण करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फाहियान ने गोविशाण यानी कि काशीपुर की यात्रा किस वर्ष
की है। अब ये उत्तराखंड SSSC ने पूछा है, तो इसमें इसने उत्तराखंड ओरिएंटेड ही क्वेश्चन पूछे हैं कि जो फाहियान हैं ये जब गुप्त काल भारत में आते हैं तो इन्होंने जब भारत की यात्रा की थी, तो इन्होंने जब ये गोविशाण में आए थे, काशीपुर में आए थे, तो कब इन्होंने यहाँ की यात्रा की। तो यहाँ पे दिया गया है कि चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल के दौरान 399 ईस्वी से लेके 414 ईस्वी तक गोविशाण काशीपुर की यात्रा पर थे। और फाहियान ने यहाँ बौद्ध स्तूप होने की बात अपने यात्रा वृतांत में भी लिखी है। और इन विकल्पों में से कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है, और इस क्वेश्चन को शायद जो आयोग है उसने हटा दिया था कि चीनी यात्री फाहियान ने गोविशाण यानी कि काशीपुर की यात्रा कब की थी। तो उन्होंने 399 से लेकर 414 तक के बीच में गोविशाण की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है। हमने देखा था कि प्रयाग प्रशस्ति के जो रचनाकार है ना वो हरिशेन है, जो कि समुद्रगुप्त के क्या थे, दरबारी कवि थे। तो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिशेन जो हैं ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था किससे। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह है ना ये लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। और समुद्रगुप्त इनके क्या थे, पुत्र थे, समुद्रगुप्त कुमार देवी के और चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है कि कल्हर द्वारा रचित राजतरंगिणी किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी हम देखते हैं कि यह कश्मीर क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। और राजतरंगिणी एक संस्कृत ग्रंथ है जिसका अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका अर्थ क्या है, राजाओं का इतिहास या समस्त प्रवाह। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था जो कि ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। और कश्यप मेरु जो है ये कश्मीर का क्या था, नाम था। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रूपक। तो गुप्तों ने जो चांदी के सिक्के जारी किए इनको रूपक कहा जाता है, और सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। तो चांदी के सिक्कों को कहा जाता था रूपक और सोने के सिक्कों को कहा जाता था दिनार। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है, ये माना जाता है किसको, श्रीगुप्त को। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। कुछ इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग भी माना जाता है। और कौशाम्बी हमने महाजनपद काल में भी देखा था। तो कौशाम्बी एक प्रमुख क्या था वहाँ पर, उसकी राजधानी थी किसकी, वत्स की राजधानी थी। और कुछ इतिहासकारों ने इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग भी माना है। किस अवधि को, जब गुप्त वंश यहाँ पर चल रहा था, इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है। प्रयाग प्रशस्ति किसके समय में लिखी गई थी। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेन, तो हरिशेन ने लिखी थी। तो इसका आंसर क्या होगा कि समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का स्तंभ लेख है। और हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और प्रयाग प्रशस्ति वर्तमान में इलाहाबाद के किले में संरक्षित है। 2-3 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित। अगला क्वेश्चन है कि नवरत्न परिषद का संबंध किससे है। नवरत्न परिषद किसके शासनकाल में थी, ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो नवरत्न परिषद का संबंध गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में थे अमर सिंह जो कोशकार थे, धन्वंतरी जो कि चिकित्सक थे, कालिदास और शंकु जो कि वास्तुकार थे, वराहमिहिर जो कि खगोलविद थे, वरुरुचि जो कि व्याकरणिक थे, बेताल भट्ट जो कि जादूगर थे, छपड़क जो कि ज्योतिष थे, और घटक पर जो कि शिल्पकार थे। ये क्वेश्चन ना नवरत्न वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में ना घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में नवरत्न थे। और इन नवरत्नों में से भी ये क्वेश्चन आता है कि अमर सिंह जो हैं ये किसके नवरत्नों में से एक थे, या जो शंकु हैं कालिदास हैं ये किस रूप में उन नवरत्नों में विराजमान थे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नवरत्न को हमने क्या करना है, इसको एक बार और रिपीट करना है अच्छे से कि अमर सिंह कोशकार थे, धन्वंतरी चिकित्सक थे, कालिदास और शंकु जो है वास्तुकार थे, वराहमिहिर खगोलविद थे, वरुरुचि व्याकरणिक थे, बेताल भट्ट जादूगर थे, छपड़क एक ज्योतिष थे, और घटकपर्ण जो है वो शिल्पकार थे। इसमें कालिदास को हम एक कवि या नाटककार के रूप में भी देख सकते हैं।
तो नवरत्न जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। अगला क्वेश्चन है कि शक संवत कब प्रारंभ हुआ था। तो शक संवत को हम देखते हैं ना 78 ईस्वी में प्रारंभ होता है कि 78 ईस्वी से हम शक संवत को प्रारंभ हुआ मानते हैं। तो कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। और शक संवत किसने शुरू किया था? ये किसने शुरू किया था? हमारे कनिष्क ने शुरू किया था, जो कि कुषाण वंश के एक प्रमुख शासक थे। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। शक संवत अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे रहता है। 78 वर्ष पीछे है किससे? अंग्रेजी कैलेंडर से, जो हम अभी यूज़ करते हैं ना कैलेंडर को, इससे 78 वर्ष पीछे है शक संवत। यानी कि अभी वाले ईयर में से हम 78 ईयर को माइनस करेंगे तो हम शक संवत वाले ईयर में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। अष्टाध्यायी पाणिनि रचित संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं। इसमें संधि, सुब्बत, कृदंत, उणादि, आख्यात, निपात, उपाख्यान, स्वर विधि, शिक्षा और त्वदित आदि विषयों का विचार है। तो अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि द्वारा रचित है। इसमें कितने हैं? अष्टाध्यायी का मतलब क्या है? अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय हैं, जो कि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के रूप में इसको रचा है, एक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद अभिलेख किसने जारी किया था? इलाहाबाद अभिलेख जो है ये जारी किया था समुद्रगुप्त ने। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुप्त ने जारी किया था। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिशेन ने की थी। यह स्तंभ मौर्य शासक अशोक के 6 स्तंभ लेखों में से एक है। तो हम जिसको प्रयाग प्रशस्ति को पढ़े ना, इसका दूसरा नाम इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भी है। अगला क्वेश्चन है कि मेहरौली लौह स्तंभ में किस गुप्त शासक का नाम अंकित है? मेहरौली लौह स्तंभ को हम देखते हैं कि इसमें किस गुप्त शासक का नाम है। इसमें ना चंद्रगुप्त नाम अंकित कर रखा है। तो चंद्रगुप्त नाम अंकित कर रखा है तो हम उसको चंद्रगुप्त द्वितीय से देखते हैं कि मेहरौली के लौह स्तंभ लेख दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। यह लगभग 7 मीटर लंबा है और इसका वजन कितना है? लगभग 6 टन है। और यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। जो मेहरौली का लौह स्तंभ है यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें प्रयाग प्रशस्ति से ही मिलती है, जिसे हम इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त जो कि 335 से 375 ईस्वी तक रहे, इनकी विजयों के संबंध के बारे में जो जानकारी है वो प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। उसका राज्य पश्चिम में रावी नदी, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तथा उत्तर में हिमालय की तराई से दक्षिण पश्चिम में मध्य भारत तक विस्तृत था। यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र गुप्त शासन में समुद्रगुप्त का था। अगला क्वेश्चन है कि लाखा मंडल का लाखेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? लाखा मंडल में एक लाखेश्वर मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। उत्तराखंड के लाखा मंडल में स्थित प्राचीन लाखेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह 5वीं से 8वीं शताब्दी से संबंधित माना जाता है कि 5वीं या 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था उसका पुत्र कुमार गुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमार गुप्त प्रथम था, जिसने 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया। और स्कंदगुप्त कुमार गुप्त का पुत्र था और गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त था। तो गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना करते हैं 3वीं शताब्दी में श्रीगुप्त करते हैं। और अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो उसका पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम और इनका पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम का जो पुत्र था वो था स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी थी? जो हमारा गुप्त काल है ना इसको स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसकी संज्ञा दी थी के.एम. मुंशी ने और आर.सी. मजूमदार ने। के.एम. मुंशी और आर.सी. मजूमदार जो हैं ये कहते हैं कि गुप्त काल स्वर्ण युग था, क्योंकि इस काल में स्थापत्य, चित्रकला, साहित्य, मूर्तिकला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ज्योतिष और राज्य की सीमा तथा आमदनी में कई विकासात्मक कार्य हुए थे। तो इसलिए जो
गुप्त काल है उसको स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। अब हम एक काम करते हैं कि मौर्योत्तर काल को घटना चक्र के माध्यम से भी देख लेते हैं, क्योंकि मौर्योत्तर काल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो घटना चक्र आप ले लीजिए, अगर आपके पास घटना चक्र नहीं है तो आप यहाँ से इसके शॉर्ट नोट बना सकते हैं, वरना घटना चक्र आप अपनी ले लीजिए और घटना चक्र में देखिए कि किस तरीके से इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट की फैक्टर दिए गए हैं। तो रुद्रदामन ने जो 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें गुजरात में गिरनार नामक पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, ये हमें गुजरात में प्राप्त होता है गिरनार नामक पहाड़ी से, और जो कि ब्रह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का है। यह अभिलेख अभी तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है, यानी कि संस्कृत का सबसे पहला जो अभिलेख है वो जूनागढ़ अभिलेख है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। और इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुदर्शन झील के बाद के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित करना। अभी हमने क्वेश्चन भी देखा था कि जो सुदर्शन झील है उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो रुद्रदामन ने करवाया था। और इसको जूनागढ़ अभिलेख से हमें ये प्राप्त होता है कि जो रुद्रदामन है उन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। कुजुल कटफिशेस जो है ये 1ली शताब्दी ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो केवल तांबे के सिक्के जिसने जारी किए थे वो कौन था? कुजुल कटफिशेस था। उसके सिक्कों पर धर्मधी 10 और धर्मिथ यानी कि धर्म में स्थित उत्कीर्ण है। धर्मथी 10 और धर्मथित ये उसके सिक्कों में उत्कीर्ण है, जो कि केवल तांबे के सिक्के थे। सर्वप्रथम विम कटफिशेस के काल में ही भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हुई थी। तो कुषाण की जो सत्ता है उसकी स्थापना किसने की थी? यहाँ पर विम कटफिशेस ने की थी। और विम कटफिशेस ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के भी चलाए थे। शिव, त्रिशूल तथा नंदी की आकृति इसके सिक्कों पर मिलती है। इसने महेश्वर नामक उपाधि धारण की थी। तो जो यहाँ पर कुषाणों ने अपने सिक्के चलाए थे, इसमें शिव, त्रिशूल, नंदी की आकृति मिलती है। और उन्होंने महेश्वर नामक उपाधि भी अपनी धारण की थी, कि जो कुषाण थे इन्होंने महेश्वर नाम से उपाधि धारण की थी। उत्तर पश्चिम में भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का जो प्रचलन है ये इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन राजाओं ने करवाया था। जो भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे पहले जो स्वर्ण सिक्के हैं इनका जो प्रचलन है ये इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन राजाओं ने करवाया था। जबकि इन्हें नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का जो श्रेय है ये कुषाण शासकों को जाता है। और कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्के को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। जो कुषाण शासक हैं इन्होंने सोने के सिक्के और ताम्र के सिक्के जो हैं दोनों ही प्रकार के सिक्कों को प्रचलित करने का यहाँ पर क्या किया था? काम किया था। और कुषाण शासकों में विम कटफिशेस ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। और कुषाण शासकों में कनिष्क के सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का अंकन भी मिलता है। हमने यहाँ पर क्या देखा कि विम कटफिशेस जो था इसी के काल में भारत में कुषाणों की सत्ता भी स्थापित हुई थी। और इसी ने यहाँ पर सोने के और तांबे के सिक्के चलाए थे। तो सबसे पहले जिसने सोने के सिक्के यहाँ पर जारी किए वो कौन था? विम कटफिशेस था। और ये क्वेश्चन अभी उत्तराखंड के ना किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है, चाहे ये UKPSC में पूछा गया है, अपर या लोअर PCS किसी में भी पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस कुषाण शासक के द्वारा जारी करवाए गए थे? तो वो है विम कटफिशेस। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। बौद्धों का जो प्रमाण है वो पुराण, अष्टाध्यायी और बृहत संहिता इन ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब से राजस्थान के बीच में था। और इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कार्तिकेय जो है ना भगवान शिव के जो पुत्र हैं, इनका अंकन मिलता है किसमें? योद्धेयों के सिक्कों में। और इनका साम्राज्य कहाँ पर था? दक्षिण पूर्वी पंजाब से राजस्थान के बीच में था। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की जो तिथि है वो 81 ईस्वी है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण जो कि 78 ईस्वी के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। तो सारनाथ बौद्ध अभिलेख की जो तिथि है 81 ईस्वी है। और यहाँ पर इस प्रतिमा को मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष में सारनाथ में स्थापित किया गया था। कनिष्क के रबतक अभिलेख में 4 शहरों के नाम का उल्लेख मिलता है। कनिष्क का एक अभिलेख है जिसे हम रबतक अभिलेख के नाम से जानते हैं। और इसमें 4 शहरों का वर्णन कर रखा है: साकेत,
कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और श्री चंपा। साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और श्री चंपा। हम वर्तमान तिथि और वर्ष के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। और वर्तमान कैलेंडर में 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत, जो कि प्रारंभ में 57 ईसा पूर्व था, और 78 घटा देने पर शक संवत प्रारंभ होता है। जो हमारा अभी का कैलेंडर हम चला रहे हैं ना, अगर हम इसमें 78 माइनस कर देंगे तो शक संवत पर हम चले जाएंगे। अगर हम इसमें 57 जोड़ देंगे तो हम जो हमारा विक्रम संवत है, विक्रम संवत में चले जाएंगे। यानी कि विक्रम संवत चलता है हमारे अभी वर्तमान वाले कैलेंडर में 57 जोड़ देने से, और शक संवत चलता है हमारे वर्तमान कैलेंडर में 78 घटा देने से। क्योंकि विक्रम संवत था 57 ईसा पूर्व में जो प्रारंभ किया गया था, और जो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था वो था शक संवत। जो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था वो शक संवत था। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है, और विक्रम संवत के 2 अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत और मालव संवत। और भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है ना, ये हम शक संवत को मानते हैं। यानी कि अपने अभी वाला जो ईयर हमारा चल रहा है 2026 में अगर हम 78 माइनस करेंगे तो हम शक संवत के हिसाब से चलते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत के हिसाब से चलता है। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। कनिष्क के राजकवि कौन थे? अश्वघोष थे। सौदरानंद, बुद्ध चरित्रम तथा सारीपुत्र प्रकरण उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सौदरानंद, बुद्ध चरितम और सारीपुत्र प्रकरण जो इनके हैं, ये अश्वघोष की प्रमुख रचनाएं हैं। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। तो चौथी बौद्ध संगीति हम देखते हैं कि कनिष्क के शासनकाल में होती है, कुंडलवन कश्मीर में होती है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? वसुमित्र करते हैं। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक, ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। अश्वघोष भी, नागार्जुन भी, पार्श्व भी और चरक भी, ये सभी कनिष्क के दरबार से संबंधित हैं। और पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना भी की है। पाणिनि की जो एक रचना है अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय हैं, इस पर महाभाष्य लिखा है किसने? पतंजलि ने इस पर महाभाष्य की रचना की है। महर्षि पतंजलि सुगकालीन विद्वान थे। इन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी, और इस वंश का महान शासक कौन था? कनिष्क था, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान, कश्मीर से लेके दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक विस्तृत थी। तो कनिष्क की जो सीमाएं हैं कनिष्क के शासनकाल में, उत्तर में चीन के तुर्फान से लेके कश्मीर, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेके पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश तक। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के विवरणों और अरिकामेडु में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। कुषाणों का जो व्यापार है ये पश्चिमी विश्व से होता था। कहाँ से? फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। पहली थी गांधार शैली और दूसरी थी मथुरा शैली। गांधार शैली और मथुरा शैली को हम देखते हैं ना, ये कुषाणों के शासनकाल में उत्पत्ति हुई थी। भारतीयों और यूनानी आकृतियों की सम्मिश्रण शैली थी गांधार शैली, और इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे? शक थे और कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। इस कला का विषय क्या था? बौद्ध था। तो बुद्ध की जो पहली हम आकृति देखते हैं, बुद्ध की जो हम पहली प्रतिमा देखते हैं वो गांधार शैली में देखते हैं। तो बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। और गांधार कला में सदैव हरित, स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्ति बनाने के लिए होता था। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया था।
अफ़गानिस्तान का जो बामियान है, यहाँ पर पहाड़ियों को काट करके बुद्ध की प्रतिमाएं बनवाई गई थी, लेकिन यहाँ पर जब तालिबान का शासन आता है तो ये बुद्ध की प्रतिमाओं को नष्ट करवा देते हैं। कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति हो गई थी और बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया था। पहले जो उपनयन संस्कार है ना, वो स्त्रियों का भी होता था, लेकिन जब कुषाण काल आया तो यहाँ पर बाल विवाह की जो एक प्रथा है वो शुरू हो गई। साथ ही स्त्रियों का जो उपनयन संस्कार होता था उसकी समाप्ति हो गई, और साथ ही बाल विवाह का जो प्रचलन था इसने स्त्रियों की जो दशा है उसको एक निम्न स्थिति में ला दिया था। और भारत में बाह्य आक्रमणों के काल का सही कालानुक्रम अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर यूनानी आए, जिसमें सिकंदर महान था। वो 326 ईसा पूर्व में उसने यहाँ पर आक्रमण किया। दूसरे शक थे जिन्होंने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पर शासन किया या आक्रमण किया। और तीसरे थे यहाँ पर कुषाण, पहली शताब्दी ईस्वी में यहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया था, यानी कि शासन किया था। ईरानी शासक डेरियस प्रथम थे, जिन्होंने सर्वप्रथम भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, जो कि ईरानी शासक थे डेरियस प्रथम। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस जो कि जिनको हम इतिहास का पिता कहते हैं, इनके अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था। जो डेरियस थे इनके साम्राज्य में जो सिंधु घाटी का जितना प्रदेश है ना, ये शामिल था, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले भारत के भाग को अपने अधीन किया था 522 से लेकर 486 ईसा पूर्व के समय में। और पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। मिनांडर तथा उसके पुत्र स्टेटो प्रथम के सिक्के मथुरा से मिले हैं। मिनांडर जो कि एक यूनानी शासक था, और उसके पुत्र स्टेटो प्रथम के सिक्के भी हमें मथुरा से मिलते हैं। स्टेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का जो शासन है वो 25 ईसा पूर्व से 10वीं ईस्वी तक माना जाता है। स्टेटो सेकंड जो है ये एक यूनानी शासक था जिसने यहाँ पर शीशे के सिक्के जारी किए थे, और यह एक हिंद यवन शासक था जो 25 ईसा पूर्व से 10वीं ईस्वी तक इसने यहाँ पर शासन किया था। 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना यहाँ पर की थी। और पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया था। महर्षि पतंजलि ने शुंग शासकों को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है, कि जो शुंग शासक हैं ये भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। अयोध्या के एक लेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। तो हमने भी क्वेश्चन देखा ना कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। किस अभिलेख से पता चलता है? अयोध्या के लेख से पता चलता है। और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के क्या थे? पुरोहित थे। शुंग वंश का नवा शासक था भागवत और या भागभद्र। इसके शुंग वंश का जो नवा शासक है उसे भागवत या भागभद्र कहते हैं। इसके शासनकाल में तक्षशिला में यवन नरेश एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा राज दरबार में उपस्थित हुआ था। शुंग वंश का जो नवा शासक था भागवत या भागभद्र, इसके शासनकाल में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा राज दरबार में उपस्थित हुआ था, और हेलियोडोरस ने भागवत धर्म का ग्रहण किया था। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि हेलियोडोरस कौन था? हेलियोडोरस था यवन नरेश एंटियालकिड्स का राजदूत। यवन नरेश एंटियालकिड्स का राजदूत था हेलियोडोरस, और इसने भागवत धर्म का ग्रहण किया कहाँ पर? विदिशा राज दरबार में आया था। किसके विदिशा राज दरबार में आया था? शुंग वंश के नवे शासक भागवत के राज दरबार में आया था, विदिशा राज दरबार में। और इसने यहाँ पर भागवत धर्म का ग्रहण किया था। और विदिशा जो कि बेस नगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना है, ये भागवत विष्णु के रूप में इसकी पूजा की जाती है। भागवत विष्णु के रूप में पूजा की जाती है किसकी? विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख की। शुंग वंश का अंतिम राजा था देवभूति, जिसे देवभूति कहते हैं, और अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों के द्वारा इसको मारा गया था। शुंग वंश का अंतिम राजा था देवभूति, जिसको इसके अमात्य वासुदेव ने षड्यंत्रों के द्वारा मार दिया था। और वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली थी वो कण्व या कण्वायन के नाम से जाना जाता है। तो कण्व राजवंश आया था। शुंग वंश के बाद आया कण्व राजवंश। पहले था मौर्य, मौर्य के बाद शुंग, शुंग के बाद कण्व राजवंश आया। तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य रहा सातवाहनों का। पुराणों में इसे इस वंश के संस्थापक का नाम था सिंधुक, शिमुक या शिप्रक कहा गया है। ज़्यादातर हम इसको जो राजवंश का संस्थापक मानते हैं शिमुक को मानते हैं, शिमुक कहते हैं इसको। सिंधुक या शिप्रक भी इसका नाम है।
जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। तो सबसे पहले मौर्य वंश, मौर्य के बाद सुग, सुग के बाद कण्व, और कण्व के राजा को मार दिया किसने? शिमुक ने मार दिया था। और यहाँ पर जो हमारा सातवाहन राजवंश है उसकी स्थापना हो जाती है। कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध कर देते हैं कौन? शिमुक। मत्स्य पुराण में आर्द्र सातवाहन राजाओं के सबसे लंबी सूची प्राप्त होती है। इसमें आर्द्र सातवाहन राजाओं की कुल संख्या 30 बताई गई है, और जबकि वायु पुराण में बताई गई है 17 राजा थे। सातवाहनों की जो वास्तविक राजधानी थी वो प्रतिष्ठान या पैठान में थी। कहाँ पर थी? प्रतिष्ठान थी या पैठान थी? कौन सी वास्तविक राजधानी? और पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जाति कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। तो सातवाहनों की जो आरंभिक राजधानी है अमरावती है, और वास्तविक राजधानी हम प्रतिष्ठान या पैठन को मानते हैं। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी शातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का शातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। जो पुराण है ना वो कहते हैं कि कृष्ण का पुत्र था या उत्तराधिकारी था शातकर्णी प्रथम, जिसने सातवाहन वंश में शातकर्णी की उपाधि धारण की, और यह पहला राजा था जिसने शातकर्णी की उपाधि धारण की थी। इसके शासन के बारे में हमें नागनिका के नानाघाट अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जो नागनिका का नानाघाट अभिलेख है ना, इसके बारे में हमें नागनिका से जानकारी मिलती है कि उसने नानाघाट अभिलेख लिखवाया था, और यह शातकर्णी की क्या थी? पत्नी थी। शातकर्णी प्रथम की क्या थी? यह पत्नी थी। शातवाहन शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण्य यानी कि 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया है, और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका है। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहा जाता है। तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है? गौतमीपुत्र शातकर्णी को कहा जाता है। गौतमीपुत्र शातकर्णी को उसकी माँ गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। तो अद्वितीय ब्राह्मण की संज्ञा दी जाती है किसे? गौतमीपुत्र शातकर्णी को, और उसकी माँ ने उसे यह नासिक अभिलेख में यह संज्ञा दी है अद्वितीय ब्राह्मण यानी कि एका ब्राह्मण। और आगम निलय मतलब वेदों का आश्रय दाता, और खदीय दर्प मान मर्दन अर्थात क्षत्रियों के दर्प का मर्दन करने वाला कहा गया है। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी को उसकी माँ गौतमी बलश्री ने अपने नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण कहा, आगम निलय कहा, और खतीय दर्प मान मर्दन कहा। यानी कि अद्वितीय ब्राह्मण मतलब एका ब्राह्मण, आगम निलय मतलब वेदों का आश्रयदाता, और खदीय दर्प मान मर्दन मतलब क्षत्रियों का दर्प करने वाला, मर्दन करने वाला कहा है। और वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी जो हैं ये सातवाहन वंश के एक शासक थे जिनको दक्षिणापथेश्वर कहा गया। 2 पतवारों वाले जहाज का जो चित्र है उसके कुछ सिक्कों पर बना हुआ है। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी जो हैं उनके सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज़ों का चित्र मिलता है। और सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था, शक्तिशाली शासक था, वो कौन था? यज्ञश्री शातकर्णी था। सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक था महामेघवाहन। कलिंग में चेदी वंश का शासन होता है जिसके संस्थापक होते हैं महामेघवाहन। कलिंग का चेदी वंशी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा यानी कि ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त होता है। किसका? खारवेल का। खारवेल कौन था? चेदी वंश का शासक था, और इसका उदयगिरी की पहाड़ी से हाथी गुम्फा से एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त होता है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा के होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं को क्रमबद्ध विवरण दिया गया है, और यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इस अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों चोर, चेर और पांड्यों को पराजित किया था। तो खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों चोर, चेर और पांड्य को पराजित किया था। इसके किस अभिलेख से पता चलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। पांड्य शासकों से उसने गधे से हल चलवाया था, और इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव भी था। तो खारवेल का जैन धर्म के प्रति एक भारी झुकाव था, और पांड्य शासकों से उसने गधे से हल चलवाया था। ये इस अभिलेख में लिखा गया है।
और पूर्वी रोमन शासक था जस्टिनियन। जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली, क्यों? उसके न्यायिक संबंधी सुधारों के कारण उसको सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है। जस्टिनियन रोमन कानूनों के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। तो जस्टिनियन कौन था? रोमन शासक था जिसने न्याय संबंधी वहाँ पर सुधार किए थे। कि मौर्यों के पतन के बाद जब मौर्य शासन की समाप्ति हो जाती है, और कौन करता है? पुष्यमित्र शुग करते हैं, शुग वंश की नींव डालते हैं। जो मौर्यों के अंतिम राजा थे बृहदत्त, इनकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद शुग वंश की नींव डालते हैं। और इसमें हमने देखा अलग अलग शासक जो मौर्योत्तर काल के बाद भारत के अलग अलग क्षेत्रों में विराजमान थे और कौन कौन से वंशों की यहाँ पर उत्पत्ति हुई। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को तो हमने अभी देख ही लिया है, यूके ट्रिपल एस सी ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमें इसमें देखने को मिलते हैं ये शॉर्ट नोट्स में, जो भी ये घटना चक्र का शॉर्ट नोट है ना इसमें। तो घटना चक्र के शॉर्ट नोट को भी आप बार बार रिवाइज़ कीजिएगा। और इसकी एक सीरीज़ में मैं अभी बहुत जल्दी लेके आऊँगी कि जिसमें हम घटना चक्र के सभी जो शॉर्ट नोट आगे दे रखे हैं इनको कवर करेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे कई सारे की पॉइंट्स ये होते हैं जो एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। जैसे नाना घाट अभिलेख है, या हाथी गुम्फा अभिलेख है, या फिर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, किस भाषा में है, किस लिपि में है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और शासकों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर कुषाण शासकों के बारे में जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, तांबे के सिक्के चलाए थे। और ऐसे ही सातवाहन वंश है। और हमने देखा अभी मौर्योत्तर काल, उसके बाद देखा हमने गुप्त काल के कुछ क्वेश्चंस। गुप्त काल के बाद जो एक नया चैप्टर हमारा शुरू होता है वो है उत्तर गुप्त काल, यानी कि गुप्त काल की जब समाप्ति होने लगती है तो कौन से यहाँ पर शासन और या फिर कौन से यहाँ पर शासक आते हैं। जैसे हर्षवर्धन है, चोल है, पल्लव है। तो ये 600 से लेके 1200 के मध्य में कौन कौन से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास यहाँ पर हुए, यहाँ से कौन से क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा पूछे गए हैं, इनको हम देखेंगे। तो साथ में हम ट्राई करेंगे कि घटना चक्र को भी हम इसके साथ साथ कवर करते हुए चलें, क्योंकि घटना चक्र के माध्यम से ना इसमें जो शॉर्ट नोट है वहाँ से काफ़ी हेल्प हमें हो जाएगी, एक सब्जेक्ट हमारा मजबूत हो जाता है, तो इसको भी करेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे इस नए चैप्टर के साथ जल्द ही। धन्यवाद।